हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षिता। आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास करेंगे जिसमें क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट और सेकंड हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हम बात करते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, लिबरलाइजेशन हो गया, क्वाटास हटा दिए गए, जो गवर्नमेंट सेक्टर था उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया। ठीक है, ये टर्म्स सुनने में तो बहुत इजी लगती हैं हमें, लेकिन इनके पीछे सबके पीछे एक कहानी है। बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, कैसे ये चीज़ें आई, तो उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर हमें किस किस चीज़ का आंसर मिल जाएगा वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द रिफॉर्म पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस इन इंडिया, जो कि रिफॉर्म पॉलिसीज़ इंडिया में आई थी। अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म थ्रू विच रिफॉर्म पॉलिसीज़ वर इंट्रोड्यूस। ठीक है, किस मैकेनिज्म और किस मीडियम के थ्रू जो पॉलिसीज़ आई थी, ठीक है, इंडिया में। द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। ग्लोबलाइजेशन कैसे आया और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया गया। इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म प्रोसेस, जो फोर्थ वन हम इसमें सीखेंगे वो क्या है कि जो रिफॉर्म्स का इफ़ेक्ट क्या हुआ, रिफॉर्म से पहले क्या चीज़ें थी, रिफॉर्म के बाद क्या चीज़ें थी, वो चीज़ें हम इसमें एनालाइज करेंगे। इंट्रोडक्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका ब्रीफ दिया हुआ है। ठीक है, हम इसमें जो इंट्रोडक्शन में है, इन 1991 इंडिया मीट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस। इंडिया जो है 1991 में एक क्राइसिस से गुजर रही थी उस समय। ठीक है, वैसे तो ये क्राइसिस 1980s में ही शुरू हो गया था, लेकिन 1991 में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आ गई थी। क्योंकि क्राइसिस कैसे हुआ था कि जो हमारे ऊपर एक्सटर्नल डेब्ट्स थे, हमारे ऊपर जो हमें फॉरेन हम एक्सचेंज जो रिजर्व्स हमारे पास मेंटेन थे वो बहुत कम हमारे पास रह गए थे। हमारे पास जो बर्डन डेब्ट्स का था वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, जिससे और हमारे जो इम्पोर्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे और एक्सपोर्ट हम बहुत कम मटेरियल कर पा रहे थे। तो जब हम इंपोर्ट करते थे या फिर किसी चीज़ को जैसे पेट्रोल वगैरह, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता था, उनकी पेमेंट हमें डॉलर्स में करनी होती थी और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक मनी की जो क्राइसिस है, फॉरेन एक्सचेंज का क्राइस आ गया और हम डेप पे डेप लेके जा रहे हैं। तो उससे क्या हो गया, हमारी जो इकोनॉमी है वो क्राइसिस में आ गई। द क्राइसिस वॉज फर्दर कंपाउंडेड बाय राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स। फिर उस टाइम पे वो क्राइसिस आया तो क्या किया गया, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होते हैं, जो कि हमारी ज़रूरी नेसेसरी जो हमारी चीज़ें हैं, उनके प्राइसेस बढ़ा दिए गए ताकि लोगों से ज़्यादा पैसा मिल सके और उन क्राइसिस को पे आउट किया जा सके। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि सब तो इस सिचुएशन में थे नहीं कि वो अच्छे से पेमेंट कर पाएँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके पास मीन्स अपना खुद का एक दिन भर का जो खाना होता है उसके भी पैसे नहीं होते थे। तो आप नेसेसरी कमोडिटीज़ को अगर महंगा कर देते हो तो इस पे जनता तो सवाल उठाएगी ही। ठीक है, तो उस टाइम पे ये सिचुएशन हो गई थी। गवर्नमेंट जनरेट फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज टैक्सेशन, रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से क्या होता था, पैसा आता था। जब हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए, हमारे खर्चे ज़्यादा हो गए एज़ कम्पेयर टू आवर इनकम, ठीक है, हमारी इनकम से जो हमारे खर्चे बढ़ गए थे उससे क्या हो गया था, हमारी कंट्री में फाइनेंस का जो डेफिसिट बचता जा रहा था कि हाँ डेफिसिट आपका बढ़ता ही जा रहा है और उसे हम पे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे उस समय जिनसे बोरो किए जाते थे। उस समय गवर्नमेंट जिस सेक्टर पर पैसा खर्च कर रही थी, जो
गवर्नमेंट पैसा खर्च करती थी उसका इमीडिएट जो रिज़ल्ट हमें नहीं मिल सकता था। जैसे हॉस्पिटल में पैसा लगाती थी गवर्नमेंट, स्कूल्स में लगाती थी, तो उनका कोई इमीडिएट वो सोशल सेक्टर में एंड डिफेंस सेक्टर में लगाते थे पैसा, तो उनका इमीडिएट रिटर्न कहीं से नहीं आने वाला था। तो पैसे मीन्स एक्सपेंडिचर्स हमारे बहुत ज़्यादा थे और हमारे पास इनकम के सोर्स बहुत लिमिटेड थे, तो इससे ये क्राइसिस हुआ। ठीक है, एंड जो इनकम पब्लिक सेक्टर से होती थी वो सफिशेंट नहीं थी, ओनली यूज एज मीटिंग गवर्नमेंट ग्रोइंग नीड्स। ठीक है, वो सिर्फ एक नॉर्मल ग्रोइंग नीड्स को ही फुलफिल किया जा सकता था। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतना ही इसमें बताया हुआ है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो इसमें भी यही कहा गया है कि जो बैकग्राउंड 1980s में ही जो हमारे इकोनॉमिक्स इनसफिशेंट थी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, लेकिन फिर उसके बाद जब एक्सपेंडिचर हमारे मोर देन द इनकम, तो इससे डेफिसिट हमारा बचता चला गया फ्रॉम बैंक्स। तो इससे क्या हुआ, बैंक से पैसा ले लेते थे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे। ठीक है, जब हम इंपोर्ट करते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, डॉलर्स में पेमेंट करनी होती थी। व्हेन वी इंपोर्ट गुड्स लाइक पेट्रोलियम वी पे इन डॉलर्स विच वी अर्न फ्रॉम आवर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, जब हम एक्सपोर्ट से जितना भी अर्न करते थे वो हम अपना इंपोर्ट की रिपेमेंट में पे कर देते थे। तो उस समय कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई थी। ओके, जो फ़ॉरेन एक्सचेंज बोरो किया गया था, फ़ॉरेन एक्सचेंज से जो बोरो करते थे अदर कंट्रीज से, वो भी स्पेंड हो जाता था मीटिंग कंजप्शन नीड्स। उस टाइम पे जो कंजप्शन नीड्स ही जो लोग अपनी जो नेसेसरी नीड्स हैं उनको ही फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, ना ही ऐसा कोई स्टेप उठाया गया। यहाँ पर ये बात करी गई है। ठीक है, when the government was spending a large share of its income on areas which do not provide immediate return, ये हमने बात की है कि जो immediate return हमें नहीं मिल रहे थे, ऐसे सोशल सेक्टर्स एंड डिफेंस में जो पैसा यूटिलाइज हो रहा था। ठीक है, एट टाइम्स आवर फॉरेन एक्सचेंज बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वॉज स्पेंड ऑन मीटिंग कंजप्शन नीड्स। ये हमने कर लिया कि सिर्फ जो कंजप्शन नीड्स थे उन फॉरेन एक्सचेंज से सिर्फ उतना ही हो पा रहा था। ठीक है, ना ही मीन्स उस टाइम पे ना ही गवर्नमेंट द्वारा ऐसा कोई स्टेप उठाया जा रहा था कि फ़ॉरेन एक्सचेंज की डिपेंडेंसी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप भी नहीं उठा रही थी कि जिससे क्या है फ़ॉरेन मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाएगा। एक मिनट, चलो ये अंडरलाइन नहीं हो रहा है लेकिन मैं आपको वैसे बता देती हूँ। एक्सपेंडिचर लार्ज मार्जिन्स दैट मीटिंग द एक्सपेंडिचर बोरोइंग मैनी प्राइसेस गुड्स। ठीक है, इसका इस पैराग्राफ का क्या मतलब है, एक मिनट का, ये जो पैराग्राफ है इसका यहाँ पर क्या मतलब है मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ एक बार। मीन्स उस टाइम पे ना तो गवर्नमेंट द्वारा ऐसा कोई स्टेप उठाया जा रहा था कि वो फॉरेन एक्सचेंज की जो डिपेंडेंसी है हमारी अदर कंट्रीज़ पर वो ख़त्म कर दी जाए, ना ही सफिशेंट अटेंशन दी जा रही थी टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स टू पे फॉर द ग्रोइंग इम्पोर्ट्स। ठीक है, ना ही कुछ ऐसे किया जा रहा था कि हमारी ही कंट्री क्या कर दी जाए। देखो डिपेंडेंसी हमारे एक्सचेंज पर कब ख़त्म होंगी, जब हमारे पास हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास अपने आप ही जो फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा, या फिर हमें ही ऐसा बना दे कि हम इंपोर्ट भी ना करें, और जिससे क्या होगा हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे पास हम अपने आप ही वो चीज़ बनाएंगे तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स को हम बूस्ट अप कर सके। ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया जा रहा था उस टाइम पर। ठीक है, इन इंडिया इंडिया अप्रोचेस द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इंडिया जो है अप्रोच करती है IBRD, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करती है कि दैट कि हमारे जो कंट्री है वो अभी क्राइसिस में है, हम इस सिचुएशन में नहीं हैं कि हम अच्छे से रन कर पाएँ, क्योंकि हमारे डेब्ट्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो गया था,
और एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्या है, वर्ल्ड बैंक का ही हिस्सा है। एंड रिसीव $7 बिलियन एज लोन टू मैनेज द क्राइसिस। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था, 7 मिलियन जो लोन दिया था क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। फॉर अवेलिंग द लोन दीज इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी बाय रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने लोन तो दे दिया था, लेकिन उनके कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, उन्होंने कुछ मतलब ये कहा था, कुछ उनकी शर्तें थी दैट हाँ ठीक है हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन आपको भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। अपनी जो आपकी जो इकोनॉमी है बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, तो द प्राइवेट सेक्टर आपको अपनी जो इकोनॉमी है उसको लिबरलाइज करना पड़ेगा, तभी हम आपको लोन देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करने के लिए इसलिए फिर जो इंडिया ने जो बहुत सारे टैरिफ कोटास जो पहले लगते थे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स पर, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर को आने में बहुत दिक्कतें होती थी जब अगर फॉरेन कोई कंट्री का आ रहा है, बहुत लेंथी और फॉर्मेलिटीज़, बहुत लेंथी प्रोसीजर होता था किसी कंपनी को सेटअप करने के लिए। तो फिर क्या हुआ, एन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। इंडिया एग्रीड टू द conditionalities of World Bank and IMF announced the new इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के से क्या हुआ, एक रिफॉर्म लेकर आए टू रिमूव सम रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, एनपी का सिर्फ यही था कि रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए और इकोनॉमिक को क्या किया जाए, लिबरलाइज किया जाए। ठीक है, इसमें क्या था, NEP को इसलिए लेकर आया गया था क्योंकि देयर वॉज नीड टू मेंटेन सफिशेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, हमें क्या है, फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करने की नीड थी उस समय, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर फॉरेन हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारे पास ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे। कीप प्राइसिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल। ठीक है, और जो प्राइसेस जो बढ़ रहे थे उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत थी उस समय, तो उनको कंट्रोल किया गया। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज़ एम्ड एट इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत थी जो क्या करे, इम्प्रूव करे इकोनॉमी की एफिशिएंसी को। ठीक है, यहाँ पर यही बात किया है इस पैराग्राफ में। गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिसीज़। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत नंबर ऑफ पॉलिसीज़ दी विच फॉल अंडर 3 हेड्स। ठीक है, सभी पॉलिसीज़ के को 3 हेड्स में कैटेगराइज किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इन 3 जगह को इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। फर्स्ट वन इज़ लिबरलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिमूव करना। ठीक है, एज पॉइंटेड आउट इन द बिगनिंग, रूल्स एंड लॉज वर विच वर एम्ड एट रेगुलेटिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिकम मेजर हिंड्रेंसेस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लिबरलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस टू पुट एन एंड टू दीज रिस्ट्रिक्शंस। मैंने आपको बताया लिबरलाइजेशन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए लेकर आया गया। कुछ मेजर्स तो 1980s में ही ले लिए गए थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा उस टाइम पर हेल्पफुल नहीं हो पाए थे। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ की जो लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर मेंशन भी है, दो अ फ्यू लिबरलाइजेशन मेजर्स वर इंट्रोड्यूस इन 1980s इन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। ठीक है, उस टाइम पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी पे, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर, फिस्कल पॉलिसी पर। ठीक है, तो उन पे उस समय काम किया गया था, लेकिन वो इतना सफिशेंट नहीं था कि जिससे सब चीज़ें ठीक हो जाएं। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, यूज़ ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब हम गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का यूज़ करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, अब फिर हम आते हैं कि कैसे कैसे लिबरलाइजेशन पहले था, फिर उस पर कैसे फिर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटाया गया। ठीक है, पहले क्या था,
बाद में क्या है मैं आपको दोनों बताती हूँ, ठीक है। पहले क्या था, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, डीरेगुलेट कर दिया गया था। डीरेगुलेशन इन इंडिया, रेगुलेटरी मैकेनिज्म वर इन्फोर्स्ड इन वेरियस वेज, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था, डीरेगुलेट कर दिया गया था इंडस्ट्रीज़ को। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है। तो क्या होता था, इंडस्ट्रीज़ अगर किसी को कोई नई कंपनी सेटअप करनी है तो उनको क्या परमिशन लेने की ज़रूरत होती थी। इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो पॉलिसी उस समय थी, गेट परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू स्टार्ट अ फर्म टू क्लोज अ फर्म। जब भी हमें अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना है, कोई नई कंपनी लगानी है, तो हमें क्या करना पड़ता था, हर कंपनी के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जो कि एक बहुत ही टफ प्रोसेस था, ठीक है, जिससे लोग बचते थे और इस फील्ड में आने के से इस चीज़ को मना करते थे, ठीक है, कि इतना ज़्यादा प्रोसेस कौन करेगा, ठीक है, तो इस चीज़ से बचते थे। फिर क्या था उस समय, प्राइवेट सेक्टर नॉट अलाउड इन फ्यू सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स को कुछ सेक्टर में अलाउ ही नहीं किया जाता था। नेक्स्ट वन, सम गुड्स ओनली प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, कुछ गुड्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी कि वो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही प्रोड्यूस करेंगी। कंट्रोल ऑन प्राइस फिक्सेशन, ठीक है, उस समय जो प्राइस फिक्सेशन पर क्या किया गया था, कंट्रोल किया गया था कि ऐसे नहीं है कोई फिक्स करके नहीं बेच सकता, सब के अलग अलग होंगे, एक जो कंपनी है वो फिक्स नहीं कर सकती है। लेकिन आफ्टर रिफॉर्म पॉलिसीज़ अब हम बात करते हैं, ये पहले की बातें थी, ठीक है, लेकिन ये रिफॉर्म आने के बाद क्या चेंजेस हुए उसकी हम बात करेंगे। मैनी ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शंस आर अबॉलिश्ड फॉर ऑलमोस्ट फॉर ऑल मोस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स कैटेगरीज, ठीक है। जो लाइसेंस पॉलिसी थी उस समय की, किसी भी कंपनी को अगर मार्केट में आना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी लाइसेंस बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, लेकिन कुछ लिमिटेड ही ऐसी कंपनी थी जिनको क्या है लाइसेंस की ज़रूरत थी, जैसे अल्कोहल, सिगरेट, हजार्डियस और केमिकल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड ड्रग एंड पैरा, जो मेडिकल्स होती हैं, पैरास्यूटिकल्स जो हमारी होती हैं कंपनीज, उन्हीं को क्या है लाइसेंस की नीड है। ओनली इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, ये सिर्फ जी कौन सी हैं, जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हैं, ये यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। नाउ नो सच रिस्ट्रिक्शंस गुड्स रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अब कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ सिर्फ ये जो गुड्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेंगी या फिर नहीं करेंगी, जिसका जो मन चाहे वो कर सकता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म क्या होता है? वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इज़ टू रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई, ठीक है, जो आरबीआई का रोल रिड्यूस करने के, फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है, जो इसका रोल कम करने के, उस समय क्या होता था, जो आरबीआई पर बहुत ज़्यादा बर्डन होता था सभी बैंकों का, उनको क्या है रेगुलेटर से फैसिलिटेटर का जो रोल, उनको मीन्स उनके जो रोल हैं वो कम कर दिए गए, क्योंकि उनका ध्यान जो मेन सिर्फ उनको रेगुलेट करने में ही जाता था, लेकिन अब वो क्या है फैसिलिटेटर के रूप में काम करेंगे। इट मीन्स फाइनेंशियल सेक्टर में बी अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन मैनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई। पहले क्या होता था, हर छोटे से छोटा फैसला अगर बैंक को लेना होता था तो उन्हें आरबीआई से कंसल्ट करना पड़ता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अगर कोई मीन्स इंटरनल कोई डिसीज़न लेना है या फिर कोई छोटा मोटा मैटर है तो उससे क्या कर सकते हैं, विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई, अपने आप अपने ऑन बिहाफ पर भी ले सकते हैं, ठीक है। अब रिफॉर्म पॉलिसीज लेड टू द रिफॉर्म पॉलिसीज लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इससे क्या हुआ, रिफॉर्म पॉलिसीज़ आने से क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंडियन एज वेल एज फॉरेन। पहले क्या था, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे उनको बहुत ही मीन्स चीज़ें बहुत फॉर्मेलिटीज़ थी,
बहुत लेंथी प्रोसीजर थे और मीन्स बहुत कुछ अमाउंट फिक्स कर दिया जाता था कि आपके पास इतना टर्नओवर होना चाहिए तभी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया गया, बहुत इजी कर दिया गया है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक ओपन कर सकता है, वेदर इंडियन एज वेल एज फॉरेन बैंक। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स को 75% तक बढ़ा दिया, ठीक है। जो बैंक की कंडीशन फुलफिल करते होंगे वो न्यू ब्रांचेस भी सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं तो उनको क्या कर दिया गया, 74% कर दिया गया, और जो ये कंडीशंस फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स की करते होंगे वो अपनी ब्रांचेस भी ओपन कर सकते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII, एक नंबर में आपसे डेफिनेशन इसका पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर ये हम क्या करेंगे, पॉइंट्स में हम इन चीज़ों को लिखेंगे। ये सब क्या है, ये लिबरलाइजेशन के हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट हेड्स के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स में क्या रिफॉर्म्स आए थे, जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट किया जाता है। पहले ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था, ठीक है, लेकिन अब मॉडरेट टैक्स पॉलिसी को कंसिडरेशन में लाया गया। पहले क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था, जिससे क्या होती थी, लोगों की जो सेविंग्स थी वो नहीं बच पाती थी, ठीक है। और लेकिन अब जो टैक्स को कम कर दिया गया है, मॉडरेट टैक्स पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है, इससे क्या होता है, इंक्रीज सेविंग्स। ये सेविंग्स को बढ़ावा देता है, वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। और जब सेविंग्स हमारी होती हैं और ज़्यादा हमें टैक्स नहीं देना होता है तो हम क्या करेंगे, वॉलंटरी डिस्क्लोजर करेंगे अपनी इनकम का कि हाँ हमारे पास इतनी इनकम है। अगर ज़्यादा टैक्स वसूलेंगे तो हमें अपनी ये चिंता रहेगी कि हाँ हमें अपना टैक्स बचाना है, लेकिन यहाँ पर मॉडरेट पॉलिसी को लाया गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या है, टैक्स लिवाइड ऑन कमोडिटीज़ इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज़, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या था, जो टैक्सेस लगाए गए कमोडिटीज़ पर ताकि एक कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज़ हो सके, ठीक है। और यहाँ पर कॉरपोरेट टैक्स को भी रिड्यूस किया गया। पहले क्या था, कॉरपोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा होता था, कोई भी कंपनी वगैरह है उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स होता था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है, पहले से कम कर दिया गया। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स क्या है, ठीक है, इनका क्या योगदान रहा। इन 1991 एन इमीडिएट मेजर टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। 1991 में सिचुएशन मैंने बताया बहुत ख़राब हो गई थी, तो एक इमीडिएट मेज़र की ज़रूरत थी कि जो सिचुएशन को सही किया जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो हो गया था उसको सही किया जाए। उस समय क्या हो गया था, बैलेंस ऑफ BOP बढ़ने से जो हमारे रुपये की जो वैल्यू थी वो डिवेल्यूएट हो गई थी, ठीक है, मीन्स गिर गई थी हमारे रुपये की वैल्यू इन फॉरेन करेंसीज। ड्यू टू दिस इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, लेकिन अब मार्केट पहले क्या था, ड्यू टू दिस इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, लेकिन अब मार्केट डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंज रेट बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। पहले क्या होता था, मीन्स ऐसे ही कर देते थे कि हाँ जिसके पास ज़्यादा हो, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, आपकी जो करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी वो किस बेसिस पर होगी, ऑन बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट। आपका जो एक्सचेंज रेट होगा वो आपकी डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करेगा, ओके। कम टू द नेक्स्ट वन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, ठीक है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का क्या रहा, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज सम क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स उस टाइम पर लगाई गई थी, ठीक है। पहले क्या था, लिबरलाइजेशन से पहले, रिफॉर्म्स आने से पहले क्या था, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती थी इम्पोर्ट्स पर,
या फिर हैवी टैरिफ एंड कोटास लगा दिए जाते थे इंपोर्ट्स पर, ताकि दूसरी जो कंपनी यहाँ पर करे या फिर कहीं से सामान मंगाए तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था उस समय। ठीक है, लेकिन रिफॉर्म आने के बाद क्या हुआ, रिफॉर्म आने के बाद रिमूविंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई थी उसको हटाया गया। रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स, ठीक है, टैरिफ रेट्स में बहुत मीन्स पहले से कम कर दिए गए। रिमूविंग फॉर लाइसेंस प्रोसीजर फॉर इम्पोर्ट्स, पहले क्या होता था, इम्पोर्ट्स के लिए भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब क्या है, ये कुछ ही केसेस में आपके पास ये जो रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ रिमूव, ठीक है, अगर आप एक्सपोर्ट जो करते हो कंपनी मीन्स इंडिया से, तो आपको जो ड्यूटीज़ लगाई जाती थी वो रिमूव कर दी गई हैं। ठीक है, तो पहले से बहुत बेटर हुआ है इन रिफॉर्म के आने से। ठीक है, नाउ हमने लिबरलाइजेशन कर लिया, अब नाउ कम टू प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनीज कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, जब गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं, जब जो रोल होता है, जो गवर्नमेंट का रोल कम होकर वो हम जब प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं कंपनीज को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। वो दो तरीके से है। फर्स्ट वन इज़ बाय विड्रॉ ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अपनी जो गवर्नमेंट क्या है, अपनी ओनरशिप और मैनेजमेंट को निकाल लेती है। बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ठीक है, या फिर क्या करते हैं, पब्लिक सेक्टर को बेच देते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे या तो हम अपनी ओनरशिप देते हैं, जैसे हमने अपने पास 51% शेयर रख दिए, 49 हमने क्या कर दिया, तो किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, 49 हम रख लेते हैं और 51 उनके पास शेयर कर दिए। इससे क्या होगा, आपके पास मीन्स जो आपका मैनेजमेंट का है, ओनरशिप का राइट है, वो आपके पास एज सच रहेगा कि हाँ, आप जो मेजर डिसीजंस हैं उनको ले पाएंगे और कंपनी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और जो चीज़ें मीन्स गलत हो रही हैं उनको देख पाएंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सही भी है, और इससे क्या हो गया, जो हमारी कंपनीज हैं उनको बूस्टअप मिला है। पहले जो उनकी स्ट्रेंथ थी काम करने की, वो काफ़ी बड़ी है, एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ हुए हैं, तो काफ़ी चेंजेस आए हैं प्राइवेटाइजेशन से भी। ये यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, तो आप एक बार ये स्टोरी अपने आप रीड कर लेना, आपको तभी अच्छे से क्लियर होगा। ओके, बस इसमें इतना ही बताने का था। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो मेड अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ PSU बाय गिविंग देम ऑटोनॉमी इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। ठीक है, फॉर इंस्टेंस some PSUs have been granted special status as महारत्नाज, नवरत्नाज और मिनी रत्नाज। ठीक है, तो बहुत सारे PSUs हैं, उनको ये स्टेटस दिया जाता है। जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, नवरत्न जो मीडियम जो कंपनीज आती हैं, और मिनी रत्न जो स्मॉल स्केल कंपनीज होती हैं। कम टू द नेक्स्ट वन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद वर्ल्ड। जब जो हमारी जो इकोनॉमी है वो इंटीग्रेट करती है, जुड़ती है विद वर्ल्ड, ठीक है, विद नंबर ऑफ कंट्रीज़, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। नो बाउंड्रीज टू ट्रेड, जब ये सिचुएशन होती है कि हम कहीं पर भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाकर ट्रेड कर सकते हैं, तो उसको हम क्या, ये बिकॉज कैसे पॉसिबल हो पाया है, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज ये पॉसिबल है कि अगर हमें अमेरिका से कुछ सामान मंगवाना है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बैठकर शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें यही बताया हुआ है। ग्लोबलाइजेशन का फिर बाद हम आ जाते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है, आउटसोर्सिंग, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस।
इससे क्या होता है, जैसे मैं इसमें एग्जांपल देकर आपको समझाती हूँ। जैसे कंपनी ए है और कंपनी बी है। कंपनी ए जो है वो जो अपने मीन्स अकाउंटेंट और जो मीन्स अकाउंटिंग का काम, रिकॉर्डिंग का जो अकाउंटेंट को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग का काम, हाँ, या फिर कोई भी ऐसा टेक्निकल काम जो है वो मतलब करते हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान उसी में रहता है। मैनेजमेंट में वो कम उसमें ध्यान दे पाते हैं। तो वो क्या करना चाहते हैं, अपनी ये ब्रांच को, ये चीज़ को क्या आउटसोर्स करना चाहते हैं, किसी स्पेशलाइज्ड कंपनी से कराना चाहते हैं। जैसे कोई अनदर कंपनी है, वो रिकॉर्डिंग में, अकाउंटिंग में बहुत अच्छी है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बी जो कंपनी, ए कंपनी बी को आउटसोर्स कर देती है अपना ये वाला काम, ठीक है। जैसे हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन ए कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, बी कंपनी जो क्या करती है, उस प्रोडक्ट को पैक करती है, मीन्स पैकेजिंग का काम वहाँ पर होता है। तो कंपनी ए सोचती है अगर हम खुद पैक करेंगे तो हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और हमारा इसमें काम भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा सिर्फ मैन्युफैक्चर पर ध्यान रहे, तो इसलिए हम पैकेजिंग का काम दूसरी कंपनी को हैंड ओवर कर देते हैं। वो जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है लोगों को। उससे क्या है, आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाता है आपके काम में, क्योंकि आप किसी कंपनी को देते हो, हायर करते हो अपने आउटसोर्स काम के लिए, तो वो स्पेशलाइज होते हैं, बेस्ट आपको क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं विद लेस कॉस्ट, ठीक है। एक्सपर्टाइज आपको मिलती है इसमें। नेक्स्ट हम क्या है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के लिए, जैसे बैंकिंग सर्विसेज, म्यूज़िक, रिकॉर्डिंग, फिल्म, इन सब में क्या है, इसका यूज़ किया जाता है। और ये बहुत ही मीन्स हाई उस पर है, बहुत ही टॉप पर ये जा रही है आउटसोर्स कंपनीज, क्योंकि जो मेन फोकस, जैसे कोई कंपनी मैन्युफैक्चर करती है किसी चीज़ का और वो डिफरेंट काम भी कर रही है, तो वो अपना कोई भी एक हिस्सा काम का आउटसोर्स कर सकती है, जिससे क्या होगा, उनको ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं होगा और उनका काम भी हो जाएगा, ठीक है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वॉज फाउंडेड इन 1995, ठीक है। इसमें द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू द जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गेट वॉज एस्टेब्लिश इन 1948 विद 23 कंट्रीज। ये सिर्फ कुछ नहीं है, एक बार इसके बारे में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में बताया हुआ है। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में, जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं कि आपको बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल कंट्रीज़ इन द इंटरनेशनल मार्केट, कि हाँ सबको क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले इंटरनेशनल मार्केट में। WTO is expected to establish a rule-based trading regime in which nation cannot place arbitrary restrictions on trade। यहाँ पर कि सबके लिए समानता है, हर चीज़ में कोई किसी कंट्री के ऊपर ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है। ये यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं, तो आप इसको देख लेना। बहुत मीन्स यहाँ से आपके क्वेश्चन भी निकल के आ सकते हैं। तो ये चैप्टर कवर होने के बाद आप देखना क्या हम इनके आंसर कर पा रहे हैं। अगर आप इनके आंसर कर पा रहे हो तो मीन्स आपका जो चैप्टर है बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। इसमें WTO के एग्रीमेंट्स बताए हुए हैं, ट्रेड इन गुड्स एंड एज वेल एज सर्विसेज। तो बस इसमें जो टैरिफ और नॉन टैरिफ उस टाइम पे लगाए जाते थे, थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो इनका मेन यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा दी जाएं, बहुत इजी प्रोसीजर कर दिया जाए, और हम जो हमारी जो इकोनॉमी है वो लिबरलाइज्ड हो जाए, ग्लोबलाइज हो जाए, जिससे क्या है, एक कंट्री दूसरी कंट्री में ईजिली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है, अपनी कंपनी सेटअप कर सकती है, और इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा हमारी कंट्री में। हमें मीन्स हमारे पास जो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, ठीक है। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन जो एडवांटेजेस हैं वो ओवरकम कर लेती हैं
डिसएडवांटेजेस को। ओके यहाँ पर देखो ये बताया हुआ है, ये ग्रोथ रेट ऑफ मेजर सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। जो एग्रीकल्चर 19 में क्या था, 3.6 था, और 2014-15 में उसका देखो रेट घटता ही जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो वो 91 में 7.1 था, और वो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, लेकिन मीन्स स्टेबल है, जैसा पहले था लगभग वैसा ही है। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, पहले 6.7 था, फिर 8, 7, 10 और 9 मीन्स ये जो सर्विस सेक्टर है इंडिया में वो काफ़ी ग्रो कर रहा है और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है जीडीपी पे। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग का काम काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्या है, अगर मैन्युफैक्चर का या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जो है वो लैग कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है पहले से। इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म एंड असेसमेंट, तो उस टाइम पे देखो यहाँ पर ये इस टेबल के बारे में ही बताया है जो हमने अभी एनालाइज की है कि पहले क्या फ़र्क पड़ा है, पहले उस टाइम पे क्या जो एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन था, इंडस्ट्री में था, फिर सर्विस में था, वो सब बताया हुआ है। इसमें भी यही बताई हुई है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, इससे क्या होती है, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, हमारी ग्रोथ बढ़ती है, हमारा कंट्रीब्यूशन वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा है। और हमने जो एग्रीकल्चर को मीन्स यहाँ पर इग्नोरेंस मिली है कि हाँ एग्रीकल्चर को छोड़ दिया है। रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, रिफॉर्म हैज़ नॉट बीन एबल टू बेनिफिट एग्रीकल्चर वेयर द ग्रोथ रेट हैज़ बीन डिसलरेटिंग। ठीक है, तो क्या हो गया है, मीन्स जो रिफॉर्म है उन्होंने इंडस्ट्रीज़ में और प्राइवेटाइजेशन के, यहाँ पर लिबरलाइजेशन में, इनमें तो हेल्प की है, सर्विस सेक्टर में तो ग्रोथ हुई है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई बेनिफिट नहीं देखने को मिला। लेकिन पहले जो क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन था उस टाइम पर, देखो मैं एक बार बता देती हूँ वहाँ पे, सिंस 1991 पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड इरिगेशन, पावर, रोड्स, लिंकेज एंड रिसर्च एंड एक्सटेंशन, ठीक है, हैज़ फॉलन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या होगी, ये सब चीज़ें एक बार हाइक हुई थी कि इन सब चीज़ों पर काम किया गया था, लेकिन फिर से इस चीज़ में आपके पास क्या आ गई, मीन्स ये चीज़ें अपने आप घटती चली गई, क्योंकि जो लोग हैं वो शिफ्ट होते जा रहे हैं एग्रीकल्चर से, आप इंडस्ट्रीज़ में आ रहे हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, मीन्स जॉब को प्रेफरेंस दी जा रही है। लेकिन अगर हम पहले की बात करते हैं तो लोग क्या थे, एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड रहते थे, तो इससे भी क्या हुआ है, लोग एग्रीकल्चर को कम पसंद करके अपना जॉब करना पसंद करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपका मीन्स आपको ये नहीं है फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी आपको मिलेगी, मे बी आपका वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, आपको 6 मंथ में या फिर क्वार्टरली आपको मिलता है, और वो वेदर पे डिपेंड होता है कि आपकी जो फसल होगी वो कैसी होगी, तो इसलिए लोग इनसे क्या हो रहे हैं, हट रहे हैं। रिफॉर्म इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज़ जो हैं ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड एज अ स्लो डाउन, पहले से मतलब स्लो यहाँ पर दिखाई गई है, लेकिन फिर भी इनका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा रहा है इस पर। हम ये कह सकते हैं जो इंडस्ट्रीज़ थी वो लगभग पहले भी सेम थी, अभी भी सेम है, कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा पड़ा है। और जो रिफॉर्म से क्या हो गया है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है, अब यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो कोटाज ड्यूटीज़ जो लगाई जाती थी वो कम हो गई हैं, हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। और यहाँ पर रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसीज़ यहाँ पर बताया हुआ है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव बीन प्लेस्ड लिमिट ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर स्पेशली इन सोशल सेक्टर्स, तो ये क्या रिफॉर्म्स क्या करते हैं, एक लिमिट करते हैं कि आपको एक लिमिट अमाउंट ऑफ ही जो पब्लिक के वहाँ एक्सपेंडिचर करना है, क्योंकि द टैक्स रिडक्शंस इन द रिफॉर्म पीरियड एम्ड एट यील्डिंग लार्ज रेवेन्यू एंड कर्ब टैक्स एवेजन,
ठीक है, इससे क्या होगा, लार्ज रेवेन्यू हमें वहाँ से जनरेट हो और टैक्स एविजन से बच हैव नॉट रिजल्टेड इन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं जो सोच रहे थे। दिस हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो मीन्स कहीं इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को हमें मिला, कहीं नेगेटिव। लेकिन हम ओवरऑल बात करें, कंक्लूज़न की बात करें, तो इससे क्या है, जो हमारा कॉम्पिटिटिव मार्केट एरिया है वो बड़ा है। ठीक है, हमारी एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन है वो बड़ी है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ बड़ी हैं। आप कहीं पर भी जाके कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, ले सकते हो, तो और ट्रैवल कर सकते हो, हॉस्पिटलिटी, टेलीकम्युनिकेशन, तो बहुत सब चीज़ों में क्या आया है, रिफॉर्म आया है। और बहुत सब इससे क्या हुआ है, सबको पॉजिटिव इफेक्ट ही मिला है ओवरऑल की अगर हम बात करें तो। यहाँ पर ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ जाते हैं। वाई वर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया। मैंने बताया था कि इसकी ज़रूरत क्यों थी उस समय, 1991 की हम बात करें तो उस टाइम पे क्राइसिस की सिचुएशन थी। और वो क्राइसिस इसलिए हो गए थे कि हमारे जो डेब्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए थे, और जो हमारे रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेज थे वो हमारे बहुत लिमिटेड थे और बिल्कुल ना के बराबर थे। ठीक है, वाई इट इज़ नेसेसरी टू बिकम ए मेंबर ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सब के आंसर्स आपको इस में मिल जाएंगे अगर आप चैप्टर को बहुत अच्छे से करते हो। मैंने आपको चैप्टर बहुत इजी वे में समझाया है, तो होप सो आपको सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए जो सेशन को शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस, फिर से हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।